जॉर्ज ऑरवेल के 1984 का विस्तृत सारांश। परिचय। 1984 एक ऐसा उपन्यास है जो भविष्य के एक दमनकारी समाज की कहानी बताता है। इसमें पार्टी नामक तानाशाही सरकार का शासन है जो बिग ब्रदर के नेतृत्व में है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र विंस्टन स्मिथ है जो पार्टी का सदस्य है, लेकिन पार्टी के झूठे और दबावपूर्ण शासन से घृणा करता है। इस उपन्यास के माध्यम से जॉर्ज ऑरवेल ने निगरानी, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और निरंकुश सत्ता के खतरों जैसे विषयों पर गहराई से विचार किया है। भाग 1। अध्याय 1। कहानी ओशिनिया में शुरू होती है, एक सुपरस्टेट जहां विंस्टन स्मिथ एयरस्ट्रिप 1 पूर्व में लंदन में रहता है। इस दुनिया में निजता नाम की कोई चीज नहीं है। पार्टी द्वारा लगाए गए टेलीस्क्रीन नागरिकों की लगातार निगरानी करते हैं और इंगसॉक इंग्लिश सोशलिज्म के विचारधारा को सख्ती से लागू करते हैं। विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है, जहां उसका काम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को बदलना है ताकि पार्टी के प्रचार के अनुरूप हो सके। पार्टी के नारे युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता ही गुलामी है और अज्ञानता ही ताकत है, उनके विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए गए विरोधाभासों को उजागर करते हैं। विंस्टन पार्टी के झूठ से घृणा करता है और विद्रोह का सपना देखता है, हालांकि उसे पता है कि बिग ब्रदर का विरोध करना लगभग असंभव है। इसके बावजूद वह एक डायरी लिखना शुरू करता है जो एक खतरनाक विरोध का कार्य है और उसमें डाउन विथ बिग ब्रदर लिखता है। अध्याय 2। विंस्टन की पड़ोसी मिसेस पार्सन्स अपने बच्चों के साथ मदद मांगती है जो पार्टी की युवा संगठन स्पाइस के सदस्य हैं। ये बच्चे ओशिनिया के अन्य लोगों की तरह पार्टी के सिद्धांत से अलग कोई भी व्यवहार देखकर उसकी सूचना देने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता की भी। इस माहौल में अविश्वास और डर का माहौल बनता है। पार्टी द्वारा बच्चों को अपने परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वासघात सिखाना इस बात को उजागर करता है कि कैसे पार्टी निष्ठा और पारिवारिक संबंधों को भ्रष्ट करती है और उन्हें बिग ब्रदर के प्रति निष्ठा से बदल देती है। अध्याय 3। विंस्टन गोल्डन कंट्री का सपना देखता है जो स्वतंत्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। वह पार्टी द्वारा वास्तविकता पर किए गए नियंत्रण के बारे में सोचता है, जहां इतिहास को लगातार फिर से लिखा जाता है। ओशिनिया में पार्टी हमेशा यूरेशिया या ईस्ट एशिया के साथ युद्ध में रहती है, हालांकि गठबंधन अक्सर बदलते रहते हैं और जनता से अपेक्षा की जाती है कि वह इन परिवर्तनों को बिना प्रश्न किए स्वीकार करे। यह हेरफेर नागरिकों के विश्वास पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करता है। अध्याय 4। विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है, जहां वह अतीत के रिकॉर्ड्स को बदलता है ताकि पार्टी के वर्तमान प्रचार के अनुरूप हो सके। पार्टी का इतिहास पर नियंत्रण एक तरह का विचार नियंत्रण है। अतीत को फिर से लिखकर पार्टी वर्तमान और भविष्य में हेरफेर कर सकती है, विरोधाभासों के किसी भी सबूत को मिटाते हुए। यह जालसाजी विंस्टन को गहराई से परेशान करती है, जो खुद को पूरी तरह से झूठ से बने एक वास्तविकता में फंसा महसूस करता है। अध्याय 5। विंस्टन अपने सहयोगी साइम के साथ दोपहर का भोजन करता है, जो न्यूज़स्पीक शब्दकोश के एक नए संस्करण पर काम कर रहा है। न्यूज़स्पीक पार्टी की भाषा है जिसे विद्रोही विचारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, ताकि विद्रोह से संबंधित शब्दों को हटाया जा सके। भाषा को संकीर्ण करके पार्टी व्यक्तियों की स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को सीमित कर देती है। अंततः थॉट क्राइम पार्टी के खिलाफ सोच को असंभव बनाने का प्रयास करती है। अध्याय 6। विंस्टन अपनी असफल शादी को याद करता है जो कैथरीन नामक महिला के साथ हुई थी, जो पार्टी के प्रति किसी भी नागरिक के समान वफादार थी। पार्टी व्यक्तिगत संबंधों को दबाने का प्रयास करती है जो बिग ब्रदर के प्रति वफादारी को चुनौती दे सकते हैं।
नजरअंदाज है कि पार्टी ने यहाँ तक कि निजी रिश्तों में हस्तक्षेप किया है, जिससे वह अकेला और क्रोधित महसूस करता है। अध्याय 7। विंस्टन को उम्मीद है कि एक दिन रोल्स कामकाजी वर्ग का बहुमत पार्टी को उखाड़ फेंक सकता है, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जाता है। हालांकि उसे एहसास होता है कि पार्टी उन्हें कुछ ध्यान आकर्षण के माध्यम से दबाए रखती है, उनके उत्पीड़न के प्रति जागरूकता को सीमित करती है। रोल्स को महत्वहीन मानने वाली पार्टी का दृष्टिकोण मानवता और व्यक्तित्व के प्रति उसके उपेक्षा को उजागर करता है। अध्याय 8। विंस्टन एक रोल्स के जिले का दौरा करता है, जहां वह कामकाजी वर्ग के प्रति एक आत्मीयता महसूस करता है, जो पार्टी के सदस्यों के विपरीत बिना निरंतर निगरानी के अपने जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र हैं। वह एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर एक कांच का पेपरवेट खरीदता है, जो सुंदरता और अतीत के प्रति उसकी लालसा का प्रतीक है। वहां उसकी मुलाकात मिस्टर चारिंगटन से होती है, जो पार्टी से पहले के जीवन की कहानियां साझा करते हैं। हालांकि जब वह दुकान से बाहर निकलता है, तो वह अपने कार्यस्थल की एक काले बालों वाली महिला को देखता है, जिससे उसे लगता है कि वह उस पर निगरानी रख रही है। भाग 2। अध्याय 1। काले बालों वाली महिला जूलिया विंस्टन को एक नोट देती है, जिसमें लिखा है आई लव यू। हैरान विंस्टन एक मिश्रित भावना महसूस करता है, डर और उत्साह दोनों, क्योंकि केवल प्रजनन के लिए छोड़कर रिश्तों की अनुमति नहीं है। वह और जूलिया गुप्त रूप से मिलने की योजना बनाते हैं, और यह गुप्त संबंध पार्टी के नियंत्रण के खिलाफ एक विद्रोह बन जाता है। अध्याय 2। विंस्टन और जूलिया गांव में मिलते हैं, जहां उन्हें पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का एहसास होता है। विंस्टन इस जगह को गोल्डन कंट्री कहता है, जो प्राकृतिक सुंदरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है, ओशिनिया की कठोर वास्तविकता के विपरीत। विंस्टन के विपरीत जूलिया का विद्रोह व्यावहारिक है, न कि वैचारिक, क्योंकि वह राजनीति में कम रुचि रखती है, लेकिन व्यक्तिगत सुखों के प्रति पार्टी की दमनकारी नीतियों से गहरी घृणा करती है। अध्याय 3। विंस्टन को पता चलता है कि जूलिया फिक्शन विभाग में काम करती है, और हालांकि वह बाहरी रूप से पार्टी के प्रति वफादार दिखाई देती है, वह इसके नियंत्रण के प्रति गहरी घृणा रखती है। उसके माध्यम से विंस्टन समझने लगता है कि विद्रोह विभिन्न रूपों में हो सकता है, न कि केवल खुले विरोध में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में पार्टी के हस्तक्षेप के प्रति व्यक्तिगत प्रतिरोध में भी। अध्याय 4। विंस्टन और जूलिया मिस्टर चारिंगटन की दुकान के ऊपर एक कमरा किराए पर लेते हैं, जहां वे पार्टी की निगरानी से दूर अपना एक निजी आश्रय बनाते हैं। यहाँ वे अपनी असली भावनाओं को व्यक्त करते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। हालांकि विंस्टन को लगता है कि उनकी खुशी क्षणिक हो सकती है। विंस्टन द्वारा खरीदा गया कांच का पेपरवेट उनके पार्टी के प्रभाव से मुक्त जीवन की इच्छा का प्रतीक है। अध्याय 5। जूलिया और विंस्टन ब्रदरहुड के बारे में चर्चा करते हैं, जो इमैनुएल गोल्डस्टीन द्वारा नेतृत्व किए गए एक गुप्त प्रतिरोध समूह के रूप में मानी जाती है, और जिसे पार्टी का घोषित शत्रु माना जाता है। वे ओब्रायन से मिलते हैं, जो एक पार्टी सदस्य है, लेकिन उनकी बिग ब्रदर से नफरत को समझता है। ओब्रायन उन्हें प्रतिरोध की उम्मीद देता है और वादा करता है कि वह उन्हें गोल्डस्टीन का द बुक देगा, जिसमें पार्टी को उखाड़ फेंकने का तरीका बताया गया है। अध्याय 6। उनका संबंध गहराता है और विंस्टन खुद को बगावत के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार पाता है। जूलिया और विंस्टन अपने प्रेम संबंध को एक प्रकार के राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, जो पार्टी द्वारा व्यक्तिगत संबंधों और भावनात्मक अभिव्यक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करता है। अध्याय 7। विंस्टन को अपनी माँ और बहन की यादें आती हैं, जो पार्टी के उदय के समय खो गई थी। वह महसूस करता
करता है कि पार्टी ने पारंपरिक परिवार और निष्ठा के बंधनों को नष्ट कर दिया है और उसकी जगह बिग ब्रदर के प्रति निष्ठा को स्थापित कर दिया है। विंस्टन का परिवार और मानव संबंधों के प्रति उसकी यादें उसकी स्वतंत्रता की इच्छा को प्रेरित करती हैं। अध्याय 8। ओब्रायन विंस्टन और जूलिया को अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित करता है, जहां वह पार्टी के प्रति अपनी घृणा प्रकट करता है। वे ब्रदरहुड के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं और द बुक प्राप्त करते हैं, जिसमें उशनिया पर पार्टी के नियंत्रण के तरीके बताए गए हैं। यह पुस्तक बताती है कि कैसे पार्टी अनंत युद्ध, सच्चाई के दमन और व्यक्तिवाद के विनाश के माध्यम से सत्ता बनाए रखती है। अध्याय 9। विंस्टन गोल्डस्टीन का मैनिफेस्टो पढ़ता है, जो पार्टी की वास्तविकता के हेरफेर के प्रति उसकी मान्यताओं की पुष्टि करता है। अनंत युद्ध नागरिकों को भयभीत और पार्टी पर निर्भर बनाए रखता है, जबकि इतिहास को फिर से लिखने से पार्टी की निष्ठा सुनिश्चित होती है। हालांकि पुस्तक पढ़ने से पहले ही विंस्टन और जूलिया को थॉट पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिससे उनकी बगावत को व्यर्थ करार दिया जाता है। अध्याय 10। पुरानी वस्तुओं की दुकान का मालिक मिस्टर चारिंगटन थॉट पुलिस का सदस्य निकला। दुकान के ऊपर का कमरा, जहां विंस्टन और जूलिया ने गोपनीयता पाई थी, वास्तव में शुरू से ही निगरानी में था। उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और विंस्टन का पेपरवेट टूट जाता है, जो उसके सपनों के अंत का प्रतीक है। भाग 3। अध्याय 1। विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव में कैद कर लिया जाता है, जहां उसे कड़ी पूछताछ और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ओब्रायन, जिसने उसे धोखा दिया था, खुद को एक वफादार पार्टी सदस्य के रूप में प्रकट करता है और विंस्टन को पुनः शिक्षित करने के लिए प्रताड़ित करना शुरू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लव का लक्ष्य विद्रोहियों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उन्हें इस प्रकार बदलना है कि वे बिग ब्रदर से प्रेम करने लगें। अध्याय 2। ओब्रायन विंस्टन को प्रताड़ित करता है जब तक कि वह टूट नहीं जाता और जूलिया से विश्वासघात करने पर मजबूर हो जाता है। पार्टी का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण इतना गहरा है कि यह केवल निष्ठा की मांग नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के विचारों को भी इस प्रकार पुनः आकार देता है कि विद्रोह असंभव हो जाता है। अध्याय 3। ओब्रायन की यातनाएं बढ़ती हैं जब वह विंस्टन को पार्टी की विकृत वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। ओब्रायन उसे 4 उंगलियां दिखाता है, लेकिन विंस्टन को यह मानना पड़ता है कि वे 5 हैं, जो पार्टी के द्वारा उद्देश्यपूर्ण सत्य के नियंत्रण को दर्शाता है। ओब्रायन का उद्देश्य विंस्टन को इस प्रकार बदलना है कि वह स्वतंत्र रूप से सोचना ही न सके और पूरी तरह से बिग ब्रदर को आत्मसमर्पण कर दे। अध्याय 4। हालांकि विंस्टन अपने दर्द के बावजूद अपनी आंतरिक विद्रोह की भावना को बचाए रखने का प्रयास करता है, वह बिग ब्रदर से प्रेम करने से इनकार कर देता है। लेकिन ओब्रायन उसे रूम 101 में ले जाता है, जो अंतिम प्रताड़ना कक्ष है, जहां कैदियों को उनके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। विंस्टन के लिए यह डर चूहे हैं और डर के मारे वह जूलिया को धोखा दे देता है और उससे कहा जाता है कि उसे उसके स्थान पर प्रताड़ित किया जाए। अध्याय 5। जूलिया से विश्वासघात करने के बाद विंस्टन पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी आत्मा बिखर जाती है। पार्टी ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली है, यह साबित करते हुए कि वह केवल विद्रोह को नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि किसी व्यक्ति की आंतरिक वास्तविकता को भी बदल सकती है। विंस्टन को समाज में वापस छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह खोखला और अलग-थलग महसूस करता है। अध्याय 6। अंतिम अध्याय में विंस्टन की मुलाकात जूलिया से होती है, जो पार्टी द्वारा तोड़ी गई है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं खो दी हैं, जिन्हें अब बिग ब्रदर के प्रति एक खाली निष्ठा ने बदल दिया है। उपन्यास विंस्टन के पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ समाप्त होता है,
जब उसे महसूस होता है कि वह बिग ब्रदर से प्रेम करता है, जो पार्टी की विजय को दर्शाता है, जिसने यहाँ तक कि सबसे छोटे विद्रोह को भी समाप्त कर दिया है।